जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। डिवाइड एंड रूल नारा दिया था अंग्रेजों ने, और अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपने वचन छोड़ गए। ये वचनवंशी लोग हैं। यह समय बंटने का नहीं है, यह समय तो देश के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच के अनुसार कार्य करने का समय है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज क्या बात करने वाले हैं? क्या योगी खेल पलटने वाले हैं? जी हां, आज सवाल यही कर रही हूं क्योंकि योगी आदित्यनाथ चुनावी सभाओं में गरज रहे हैं और बटेंगे तो कटेंगे की लाइन पर बोलने वाले योगी ने आज उस चुनावी नारे में दो और महत्वपूर्ण बातें जोड़ दी हैं। वो क्या बातें हैं वो भी आपको बताऊंगी, लेकिन ये भी आपको बताऊं कि योगी आदित्यनाथ ने आज चुनावी सभा से सीधे सीधे कह दिया कि साथ चलना है और मोदी के साथ चलना है। ये संदेश इसलिए जरूरी है क्योंकि उनके विरोधी ये बात बता रहे हैं कि मोदी और योगी के बीच एक खटपट है और एक बार फिर दिल्ली और यूपी के बीच दरार पड़ गई। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कैसे उसका जवाब दे दिया, आज इसको भी बताऊंगी। लेकिन पहले आपको एक तस्वीर दिखा देती हूं कि योगी आदित्यनाथ जो कि चुनावी सभा में आज झारखंड पहुंचे थे, उनके स्वागत में कैसे बुलडोजर लगा दिए गए, बुलडोजरों से स्वागत किया गया। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर जरा फुल फ्रेम काटिए, आप दूर तक देख सकते हैं बुलडोजर आपको नजर आएंगे। और उनकी सभा में ये खास तौर से बुलडोजर मंगाए गए क्योंकि योगी आदित्यनाथ है और बुलडोजर उनके प्रशासन का प्रतीक बन गया है। तो योगी आदित्यनाथ की सभाओं में बुलडोजर से स्वागत हुआ है। तो योगी आदित्यनाथ और उनका काम कैसे बुलडोजर की पहचान ले चुका है, ये आज बिल्कुल साफ हो गया। लेकिन योगी की बटेंगे तो कटेंगे वाली लाइन पर आज उन्होंने एक महत्वपूर्ण संदेश और दे दिया। उन्होंने उसमें दो बातें और जोड़ दी। उन्होंने आज कहा कि जो लोग आज आपकी यात्रा रोक रहे हैं, कल घर के अंदर घंटी नहीं बजने देंगे। सोचिए, कल आपके घर के अंदर ना आप घंटी बजा पाएंगे ना शंख बजा पाएंगे। ये वाला हमला आज योगी आदित्यनाथ ने बोला है। उन्होंने कहा यह समय बटने का नहीं है, मोदी के साथ चलने का है। यानी सही रास्ता वो जिस पर मोदी चल रहे हैं और मोदी के साथ चलिए, तो अपनी ताकत का एहसास कीजिए। यह भी योगी आदित्यनाथ ने कहा और कहा कि जब जब बटे हैं तब निर्ममता से कटे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जाति के नाम पर आपको बटना नहीं है। अब सोचिए, योगी आदित्यनाथ का संदेश स्पष्ट है। विपक्ष ने जाति के नाम पर बांटा है, लेकिन आप नहीं बटेंगे और आप अपनी ताकत का एहसास कर लीजिए। योगी आदित्यनाथ सिर्फ यही नहीं बोल रहे थे, उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली है। आज जब वो चुनावी सभा में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा यह समय बटने का नहीं है, यह समय मोदी के साथ चलने का है। इसका क्या मतलब है? योगी आदित्यनाथ स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि इस देश को अगर आगे चला सकता है तो वो नेता नरेंद्र मोदी हैं। इस देश को अगर किसी नेता की जरूरत है नेतृत्व के लिए तो वो नरेंद्र मोदी हैं। और जब योगी ये बात कहते हैं तो बहुत से विरोधियों को भी जवाब मिलता है जो ये बार बार कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ में सब कुछ ठीक नहीं है, जो ये कहना चाहते हैं कि मोदी योगी को हटाना चाहते हैं, योगी मोदी के साथ उनकी बनती नहीं है। उन सब को भी जवाब आज योगी आदित्यनाथ ने दे दिया है। यह रिपोर्ट पहले देख लीजिए, उसके बाद महाभारत। जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। यह समय तो देश के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच के अनुसार कार्य करने का समय है। योगी की डिमांड हाई है। बाबा की रैली में लोग बुलडोजर के साथ पहुंच रहे हैं। सभी नेता अपने क्षेत्र में योगी की रैली चाहते हैं। आज झारखंड की चुनावी रैली में बाबा फिर गरजे। जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। हम बार बार इस बात
बात को कहते हैं, जाति के नाम पर मत बंटिए। ये बांटने वाले लोग देश के साथ धोखा दे रहे हैं। यह समय बंटने का नहीं है, यह समय तो देश के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच के अनुसार कार्य करने का समय है। इससे 2 दिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई थी, गहरी बात हुई थी। दिल्ली से आते ही बाबा ने डीजीपी चयन पर बड़ा फैसला लिया। अब यूपी सरकार खुद करेगी डीजीपी का चयन, यूपीएससी को नहीं भेजा जाएगा पैनल। बाबा का फैसला आते ही यूपी की राजनीति में खलबली मच गई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि ये दिल्ली बनाम लखनऊ 2.0 है। नई व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या नहीं। अखिलेश ने सीधे सीधे नाम लिए बिना बाबा पर तंज कसा तो बाबा ने झारखंड की चुनावी रैली से अखिलेश को जवाब दे दिया। यह समय बंटने का नहीं है, यह समय तो देश के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच के अनुसार कार्य करने का समय है। डिवाइड का हिंदी क्या है? बांटो। डिवाइड एंड रूल नारा दिया था अंग्रेजों ने, और अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपने वचन छोड़ गए। ये वचनवंशी लोग हैं अंग्रेजों के। योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ बता दिया कि मोदी के नेतृत्व में बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दल चुनाव लड़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ बाबा ने कांग्रेस समेत तमाम इंडी गठबंधन के नेताओं पर भी तंज कसा है। आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे, और इसलिए आवश्यकता है आपसे कहने के लिए आए हैं, भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। कांग्रेस के लोग थे ना, अयोध्या में कितनी दुर्व्यवस्था थी, बिजली नहीं मिलती थी, सड़क सिंगल लेन की थी, गंदगी रहती थी, अराजकता थी, कोई किसी को पूछता नहीं था, और राम मंदिर निर्माण न हो इसके लिए इनके द्वारा बार बार रोड़े अटकाए जाते थे। बाबा के इस नारे में करंट, जहां जहां बाबा का नारा पहुंच रहा है वहां वहां खलबली मच रही। बाबा का ये नारा क्या चुनाव में मील का पत्थर साबित होगा? पूरे देश में लहराएंगे पीडीए का। तो इसीलिए अखिलेश की पार्टी ने भी पीडीए को लेकर आज चुनावी गीत भी जारी कर दिया। अपनी 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 सरकार बनाएंगे। अब देखना ये है कि वाकई किसका जादू 23 नवंबर को चल पाएगा। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, महाभारत में परिचय आपसे करा देती हूँ। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ लेखक राजनीतिक विश्लेषक शांतनु गुप्ता जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ संजीव उनियाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आरएसएस विचारक हैं। फराज किदवई साहब प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। कांग्रेस के नेता अजय वर्मा जी हमारे साथ हैं, और पॉलिटिकल एनालिस्ट सैयद जवाद साहब हमारे साथ स्टूडियो में हैं। मैं शुरुआत सबसे पहले के शर्मा जी आपके साथ कर रही हूँ। बहुत दिनों बाद आप महाभारत में आज आए हैं। मैं आपसे जरा पूछ लेती हूँ कि योगी जी ने जो आज बात बोली, उन्होंने जब ये कहा कि भविष्य में घंटी और शंख भी नहीं बजने देंगे अगर एक नहीं रहेंगे, तो किसकी ओर इशारा कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ? क्योंकि आज उन्होंने अपनी पिछली वाली बात में 2 चीजें और जोड़ी हैं। देखिए, 2 चीजें अलग अलग हैं, लेकिन बहुत दोनों में समानता भी है सुचित्रा। जहां तक घंटी नहीं बजने देंगे और ये स्थिति की बात वो जो कर रहे हैं, निश्चित तौर से झारखंड में पिछले 5 सालों में वो हालात पैदा हुए हैं कि आज वहाँ पर हिंदू धर्म की यदि कोई यात्रा, धार्मिक यात्रा निकलती है तो उसमें पथराव होते हैं, गोलियाँ चलती हैं, तलवारें चलती हैं, और एक वर्ग विशेष के द्वारा किया जाता है। एक आदिवासी क्षेत्र में ये हालात हो गए। उस क्षेत्र का मैं केवल एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। 5 जिले के मामले अभी हाईकोर्ट में चल रहे हैं, जिसकी डेमोग्राफी बदल चुकी है। जो आदिवासी क्षेत्र है, संथाल परगना क्षेत्र में 44% आदिवासी थे, 44%। आज घट के वो 28% हो गए। आज वहाँ एक, आप अपने रिपोर्टर से जरूर कहिएगा कि जब भी झारखंड में जब वो जाएंगे, चुनाव के समय जा रहे होंगे, वहाँ दीखू करके एक मोहल्ले को बोला जाता है। हर गांव के आसपास लगभग ऐसे सैकड़ों गांव हैं आदिवासियों के, जिसके बगल में एक जगह होती है जिसको दीखू बोलते हैं। वो दीखू क्या है समझते हैं सुचेता? दिखू वो है
जो मुस्लिम आदिवासी लड़कियों से शादी करते हैं, जबरदस्ती भी शादी होती है, उनको गांव वाले अलग से बगल में एक गांव बसा देते हैं उनका। उसको दिखू बोला जाता है झारखंड में। ऐसे सैकड़ों गांव हैं जहां मुस्लिमों ने आदिवासियों की लड़कियों से शादी किया है, जिसको समाज के लोग नहीं मानते, आदिवासी समाज के लोग उनको गांव से बाहर कर देते हैं। ये परिस्थिति पिछले 5 साल में कैसे होगी? ठीक, कैसे इसको संरक्षण मिल रहा है? कैसे वहां पर इस तरह की स्थिति पैदा हुई है? आज वहां के आदिवासी बच्चे जो है वो बकायदा रोड में प्रदर्शन कर रहे हैं इस बात को लेकर कि इस ढंग से जो है वहां जो धर्मांतरण हो रहा है, जबरदस्ती जो है तलवार की नोक पे शादियां हो रही हैं। ये कानून व्यवस्था, ये जो संरक्षण जो है, ये राज्य सरकारों के द्वारा ये हालात पैदा किए गए झारखंड के अंदर। तो आज वहां की जनता को जागरूक करना क्या ये गलत है? ये मामले हाईकोर्ट में हो रहे हैं, चल रहे हैं बकायदा। तो ये सब स्थिति, और अभी अभी मैंने जो आपको कहा कि वहां धार्मिक यात्राओं पे जितने दंगे हुए पिछले 5 साल के अंदर में, ये परिस्थिति कैसे बन गई? कौन तुष्टिकरण की राजनीति कर तो रहा है? आप ये कह रहे हैं कि सरकार कौन बदल वहां गई पर और ऐसी परिस्थिति स्थिति बदल पैदा कर रहा गई। है? सरकार बदली और परिस्थिति बदली, मतलब पहले झारखंड में जब बिल्कुल। बीजेपी थी तब नहीं थी ये स्थिति। सरकार बदली, परिस्थिति बदली। नहीं, बिल्कुल वहां अच्छा, परिस्थिति सुनिए, बदली मैं है एक- और बकायदा डंडे के बल पर हो रहा है ये हालात। मैं आप संताल फरगना की बात कर रहा हूं, आप पता कर लीजिए। 44% आदि जनजाति घटकर वहां 28% हो गए। कैसे हो गए? मैं एक बार फराज साहब के पास जा रही हूँ। फराज साहब, आपने कहा, आपके नेता ने कहा, अखिलेश जी कह रहे हैं कि बीजेपी डिवाइड एंड रूल कर रही है। जब वो कहती है बटेंगे तो कटेंगे, तो बांटने वाले भी यही है, काटने वाले भी यही है। वो कह रहे हैं ये डिवाइड एंड रूल है। लेकिन आपके नेता क्या डिवाइड एंड रूल नहीं कर रहे हैं? आज सुबह उन्होंने क्या ट्वीट किया है? उन्होंने कहा कि देखिए दिल्ली और यूपी 2.0 फिर से शुरू हो गया है। तो ये डिवाइड एंड रूल नहीं है क्या? सुचारिता जी, मैं 100% आपके सवाल पर आऊंगा, भागूंगा नहीं। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात के शर्मा जी ने कह दी है, तो उसका जवाब अगर आपके दर्शकों को मैंने नहीं दिया, तो आपके दर्शकों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। ठीक है, आप इंसाफ अभी आप कह रही थी ना कि के शर्मा जी बहुत दिनों से महाभारत में आए नहीं। अरे सुचारिता जी, के शर्मा जी महाभारत कराते हैं देश के भोले भाले लोगों के बीच में। अच्छा। अब क्या है कि अभी इन्होंने एक बहुत बड़ा झूठ बोला झारखंड की डेमोग्राफी को लेकर के, मैं उस पर आ रहा हूं। ठीक है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, भोले ही मधुर बचन जिमी मोरा, खाई महा अधि हृदय कठोरा। अब इसका मतलब बताएंगे तो 5-6 मिनट निकल जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है विद्वान लोग बैठे हैं, सब लोग समझ जाएंगे। बात हमारे भाई अभी कर रहे थे झारखंड की डेमोग्राफी चेंज की। मैं ना इनकी मानूंगा ना अपनी मानूंगा, मैं तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो एफिडेविट दिया था झारखंड हाईकोर्ट में उसको मानूंगा। पहला सवाल मेरा इनसे सुचारिता जी, ठीक कि है। 1951 में जो झारखंड में जनगणना हुई थी वो 6 पैरामीटर्स पर हुई थी, उसमें 6 लोगों को लिया गया था, हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन, बुद्ध। और जो 1991 और 2011 में जनगणना हुई उसमें आदिवासियों को अलग से लिया गया था कि नहीं लिया गया था, पहला झूठ। दूसरा झूठ मैं इनको ये बताता हूं सुचारिता जी, कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने झारखंड हाईकोर्ट में जो एफिडेविट दिया उसका मैं आपको वर्बेटिज्म पढ़ के बता रहा हूं, क्योंकि एक भी वर्ड इधर उधर हो गया तो के शर्मा जी कहेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं। लास्ट 3 सेंटेंस है जो डेमोग्राफी चेंज के बारे में भारत सरकार के एफिडेविट बोलता है। हाउएवर इट एडेड quantum of decrease in tribal population because due to outward migration, ये होम मिनिस्ट्री बोल रही है, because of low child birth rate among tribals and because of conversion to Christianity। तो इसमें कहां से मुसलमान आ गया और कौन सा इस्लाम आ गया? मतलब कुछ भी करके सुचारिता जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं, तो आउटवर्ड माइग्रेशन की जो बात आप कह रहे हैं, देखिए सुनिए मेरी बात, आउटवर्ड माइग्रेशन की बात क्या होती है? वो अपनी जगह छोड़कर जा रहे हैं, वो अपनी जगह छोड़कर क्यों जा रहे हैं? फराज साहब देखिए, इसके भी कई मतलब निकल सकते हैं। आपने तो बात बता दी है, लेकिन कोई अपनी जगह छोड़कर क्यों जा रहा है? क्या उसे मजबूर किया जा रहा है अपनी जगह छोड़ने के लिए? उस जगह पर क्या से उसे अपदस्थ किया जा रहा है? सवाल तो ये भी होगा, तो उसमें बहुत सारे सवाल जुड़ जाएंगे। मैं एक बार कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो बात उन्होंने आज योगी आदित्यनाथ ने कही है, देखिए उनका नारा एक ऐसा है जिस पर बार बार आप लोगों ने नारे दिए हैं, उस पर
लगातार वो नारों को लेकर ही एक पूरी डिबेट हम कर चुके हैं, इतने नारों की बाहर आ गई। लेकिन शांतनु जी, मैं एक बात पर इसलिए आना चाहती हूं क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने आज जो नारा दिया उसमें उन्होंने ये सीधे सीधे कहा है कि ये समय बंटने का नहीं है, मोदी के साथ चलने का है। अब ये उन लोगों को शायद थोड़ी इससे दिक्कत होगी जो बार बार ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली और यूपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, दिल्ली वर्सेस यूपी 2.0 आ गया है। डीजीपी की नियुक्ति को लेकर आज सुबह सुबह अखिलेश जी ने ट्वीट किया, और आपको पता है पिछले दौरान भी कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेकर बहुत सारी ऐसी चर्चाएं हुई। मेरा सवाल बस ये है कि 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी की एक बैठक हुई थी प्रधानमंत्री के साथ, उसके बाद आके उन्होंने निर्णय का अनाउंसमेंट किया है, उसके बाद भी जाकर लगातार वो ये नारा जो है चुनावी सभाओं में दे रहे हैं। ये जो नैरेटिव है कि एवरीथिंग इज नॉट ओके, आज इसको क्या ध्वस्त किया है योगी आदित्यनाथ ने झारखंड से? देखिए, इसको ना कि योगी आदित्यनाथ ने, इसको पार्टी की हर लीडरशिप ने ध्वस्त किया है। देखिए, विपक्ष के पास मुद्दा क्या है, क्या ये कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में तो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, वो तो नहीं कह सकते। ये उत्तर प्रदेश में तो एयरपोर्ट बन रहे हैं, वो तो नहीं कह सकते। उत्तर प्रदेश 40 स्कीमों में सेंट्रल गवर्नमेंट की नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश में घर मिल रहे हैं, करोड़ों लोगों को टॉयलेट मिल रहे हैं, ये तो अखिलेश नहीं कह सकते। तो क्या उनके पास क्या बचा? उनके पास अच्छा चलो कुछ तो टॉपिक नहीं है, मोदी को कैसे घेरे, योगी को कैसे घेरे, चलो इनमें एक आर्टिफिशियल सी लड़ाई लगवाते हैं। आपको पता है जब कोरोना का समय था तो नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ के बर्थडे पे ट्वीट नहीं करा। अरे ट्वीट नहीं करा, लड़ाई दोनों में। बाद में पता लगा क्योंकि कोरोना का समय था, वह समय अच्छा नहीं था, उन्होंने फोन पे बधाई दे दी। तो ऐसे तो ये लोग पॉलिटिकल गणना करते हैं कि ट्वीट नहीं करा, वहां से फोटो हटा दिया, उसको यहाँ हटा दिया, माला में ऊपर 2 इंच कम था, नीचे था। तो जब आपको काम नहीं मिलता है तो आप क्या साइड के इशू देखने लगते हैं। देखिए, देश में पिछले 70 साल में 2 तरह की विचारधारा चली। एक है डिवाइड एंड रूल, जो ब्रिटिश ने कही उसे ही नेहरू ने कोऑप्ट करा, इंदिरा जी ने कोऑप्ट करा, अभी राहुल जी कोऑप्ट कर लिया। वो कहने जात बताओ। एक दूसरी विचारधारा चली जो तिलक ने कही, वीर सावरकर ने कही, हेडगेवार जी ने कही, फिर योगी आदित्यनाथ जी ने उसको एक नई शब्दावली दे दी कि भाई साथ में रहोगे तो आगे बढ़ोगे। और अब बांग्लादेश में देखा था, बांग्लादेश में जब किसी को मारने पहुंचे कट्टरपंथी, तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि तुम ब्राह्मण हो कि दलित हो, हिंदू हो तो काट डाला, हिंदू हो तो मार डाला, हिंदू हो तो घर से बाहर निकाल दिया। इसी बात को उन्होंने चिन्हित करा कि भाई साथ में रहोगे तो देश की उन्नति होगी, अगर नेक समाज साथ में रहेगा तो उन्नति होगी। तो जो बरसों से विचारधारा चली आ रही है, चाहे वो तिलक की हो, चाहे वो सावरकर की हो, चाहे वो हेडगेवार जी की हो, चाहे वो ऋषि अरबिंदो की हो, चाहे टैगोर की हो, उसको एक नई शब्दावली, एक नई व्याकरण योगी आदित्यनाथ ने दी और वो जन जन के मन में छू गई है। वो जन जन के मन में छू गई। हमने हरियाणा में देखा, 36 बिरादरी साथ में आ गई, उनको देखा भाई हमारा विकास साथ में आने में है, टूटने में नहीं है। ब्रिटिश से लेकर कांग्रेस तक सबने हमें तोड़ा है, अब हमें जुड़ने का समय। आपने ये बात बोल दी, लेकिन जो उस पर पलटवार हो रहा है शांतनु जी, क्योंकि अजय वर्मा जी यहाँ बैठे हुए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि बांटने वाले भी तुम हो, काटने वाले भी तुम हो। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये नारा सिर्फ नफरत फैलाने वाला है। अब अजय वर्मा जी बताइए, अगर उन्होंने ये कहा, और के शर्मा जी जो शुरुआत में बोल रहे थे, अगर उन्होंने कहा कि अगर एक नहीं रहोगे तो ऐसा समय आएगा जब शंख भी नहीं बजा पाओगे, घर में घंटी भी नहीं बजा पाओगे, गलत कह रहे हो? आवाज नहीं आ रही है अजय जी की। अजय जी अनम्यूट करिए, अजय जी अनम्यूट करिए। अरे अजय जी, आप तो म्यूट अनम्यूट के फेर में से ही निकल पा रहे हैं। अब कैसे हम डिबेट को आगे बढ़ाएंगे? मैं वापस आती हूँ आपके पास, मैं वापस आ रही हूँ। फराज जी, मुझे पता है आप बोलना चाह रहे हैं, लेकिन एक बार मैं स्टूडियो गेस्ट से बात, एक रिएक्शन ले लेती हूँ। संजीव जी और जवाद साहब, ये जो बात उन्होंने बोली है, उससे पहले मैं एक बार जरा ये भी बताना चाहती हूँ कि उन्होंने आज कहा क्या है। जरा इस बयान को भी सुनिए जो योगी आदित्यनाथ ने आज की रैली में दिया, और उसके बाद इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने आज सीधे सीधे कहा है कि अगर एक नहीं रहोगे, अगर एक रहोगे तो जो लोग पत्थर बरसाते थे वो रास्ता साफ कर देंगे। ये बड़ी बात भी उन्होंने कही, मैं जरा सुनवाना भी चाहती हूं कि योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है। उन्होंने कहा एकजुट रहोगे तो आपकी ताकत बढ़ेगी, और पत्थरबाज आपको देखकर खौफ खाएंगे, पत्थरबाज झाड़ू लगाकर आपका रास्ता साफ करेंगे। चेतन, इस ब्रेकिंग को चला दीजिए। योगी पत्थरबाज आपको देखकर खौफ खाएंगे, वो इसलिए शंख और घंटी की बात कर रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में त्योहारों के समय में जिस तरह से रैलियां निकली, जिस तरह जुलूस निकले, उन पर हमले हुए, उन्होंने कहा पत्थरबाज आपको देखकर खौफ खाएंगे। जरा सुन लीजिए एक बार क्या कह रहे हैं, उसके बाद मैं आ रही हूं, सुनाइए जरा। करके ताकत का एहसास कराइए,
और ताकत का एहसास कराएंगे। जो ये पत्थरबाज हैं सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। ये बजरंगी पताका हर घर में फहराई हुई दिखाई देगी और उस ताकत का एहसास कराने के लिए ही ये चुनाव आपके पास है। बंटिए मत जातियों में, बटिए मत जातियों में। अब वो ये कह रहे हैं। अब मुझे इस बयान का उनका इंटरप्रिटेशन पहले संजीव जी आपका, फिर जवाब साहब आपका बताइए। सुचारिता बड़ी क्लियर सी बात है। हाँ। संगठन घड़े चलो, सुपंथ पर बड़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। जो देश की बात करता है, नैतिकता की बात करता है, एकजुट रहने की बात करता है, तो उसको बिल्कुल क्लैरिटी से नजर आता है क्या कहना चाहता है वो। बटोगे तो कटोगे, बड़ी क्लैरिटी से लिखा है। मौलाना साहब क्या कहते हैं, अभी सैयद साहब बताएंगे मस्जिद में, अरे भाई बटो मत वरना कट जाओगे। स्कूल में टीचर क्या कहते थे, अरे आपस में लड़ोगे तो कट जाओगे, क्लास डिवाइड हो जाएगी। इसी तरह आरडब्ल्यू क्या कहती है, टॉप की यूनियन क्या कहती है, पूंजीवाद की यूनियन क्या कहती है, यही कहती है अगर आप बट गए तो कट जाओगे। तो यही बात अगर कोई देश के चीफ मिनिस्टर कहते हैं, अगर एक तो क्या गलत कहते हैं और बिल्कुल क्लैरिटी, बिल्कुल क्लियर कहते हैं। ये बात मुझे लगता है इस एरा की, इस 10 साल की, अगले 10 सालों की, 20 सालों की ये लाइन बहुत बड़ा भविष्य चेंज करने वाली है इस देश का। लोग जाग चुके हैं और हरियाणा ने दस्तक देके एंडोर्स कर दिया इस वाली लाइन को कि नहीं, हम बटेंगे भी नहीं और कटना तो बहुत दूर की बात है। लोग जो पताका फहराएंगे और झाड़ू से आपकी रैलियों को जहां पत्थर फेंका करते हैं, मारा करते हैं, काटा करते हैं, गाली देते हैं, वहां आपको झाड़ू देके आपका वेलकम किया करेंगे, शंखनाद बजा करेंगे, घंटी बजा करेगी घरों में, जिसका खतरा बिल्कुल मंडरा रहा है। जब तक आप बटे रहेंगे, डिवाइड होते रहेंगे, जातियों में, समाज में आपस में छोटी बड़ी जातियों को लेकर डिवाइड होते रहेंगे, तो हमेशा से यही कहा गया है कि आप एकजुट होकर बढ़े और इस देश को वैभव पर लेकर जाएं, परम वैभव पर लेकर। ये वाला जो नारा है जवाद साहब, ये बहुत लोग कह रहे हैं कि खेल बदलने वाला है। हरियाणा में जैसे बदला है, महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी। अब झारखंड में भी योगी आदित्यनाथ की बहुत डिमांड है, लोग कैंडिडेट्स बोल रहे हैं उनकी रैलियां हमारे क्षेत्र में कराई जाएं। महाराष्ट्र में भी यही हाल है, ये भी कहा जा रहा है। अब मुझे बताइए कि ये जो उन्होंने नारा दिया, उसमें आज उन्होंने जो एडिशन किया है कि शंख भी नहीं बजा पाएंगे, घंटी भी नहीं बजा पाएंगे, ये शायद एक डर है एक आम हिंदू का जिसके त्योहारों पर हमला हो रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुचारता, और आपके सभी दर्शकों को, देखने वाले को, सुनने वालों को, जानने वालों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, जब से 4 जून के बाद रिजल्ट आए, उसके बाद से पूरी भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के अंदर एक बेचैनी है, और उसका बड़ा मैसेज जो है वो उत्तर प्रदेश से मिला और एक बड़ा मैसेज जो है वो महाराष्ट्र से भी मिला। ये 2 बड़े मैसेज जो हैं वहाँ से आए, और ख़ास तौर से जब से फैज़ाबाद की सीट हारे हैं तब से अलग बेचैनी है, बौखलाहट है। उनको ये लग गया है कि जो नफ़रत फैलाई है इतने सालों से, जो नफ़रत के बीज बोए हैं, वो अब जो है देश की जनता वो अफोर्ड नहीं कर रही है, उसको लेना नहीं चाह रही। जो प्रोडक्ट बेचता आ रहे थे पिछले 10-12 सालों से लगातार उसको बेचने की कोशिश करी, अब वो बिक नहीं रहा मार्केट में। लोग अभी कह रहे थे, बहुत अच्छी बात करी, नारे तो दूसरी तरफ से भी दिए गए, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, वो नारों का समर्थन नहीं करेंगे। अच्छा, अब हैरत की बात यह है, घंटियाँ नहीं बजेंगी, शंख नहीं बजने देंगे। काश इनके पूर्वजों ने, संघ परिवार के लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया होता, तो शायद इनको जो है वो एकता, वो अखंडता, वो प्यार, वो मोहब्बत वो समझ में आती। हालांकि नहीं था, वो आ भी नहीं सकती, और उसका हम खमियाजा देख रहे हैं और देश भी देख रहा है किस तरीके से बांटने की और काटने की बातें जो है करी जा रही, क्योंकि देश का आम जनमानस नहीं डरा हुआ है। तो किसके पूर्वज ने आज़ादी की लड़ाई में योगदान नहीं दिया है? संघ परिवार के लोगों ने। अच्छा, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं? कोई योगदान नहीं, जीरो योगदान है। के शर्मा जवाब देंगे। सबसे बड़ा ठीक है। अब आपको बता दूं, कोई नहीं डरा हुआ है, हमेशा से शंख बजते चले आए हैं, हमेशा से जो है तमाम तरीके की चीजें होती चली आई, आपसी साधी जो विरासत है वो बनती चली आई है। कोई नहीं डरा हुआ, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, संघ परिवार के लोग डरे हुए हैं, और ये डर जो है अच्छा लगता है, क्योंकि अभी इनको जोर का धचका जो है वो धीरे से जनता ने दे दिया और समझा दिया है। 240 लाख के पटका है। और जवाब साहब एक बात बताइए, नारा एक योगी आदित्यनाथ ने दिया, बार बार नारे दूसरी तरफ से बदले जा रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं डरे हुए हैं, ये ऐसा क्यों है? ये ऐसा इसलिए है क्योंकि तारीखें लगातार जो है वो चेंज हो जाती हैं,
चुनाव आयोग तारीखें तो छठ की वजह से बदली है। अब मैडम इससे पहले भी त्योहार बहुत होते चला है, उससे पहले भी हमने देखा और लगातार हमने भी देखा कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। अच्छा तो आप नहीं चलिए, बड़ी बात ये, बड़ी बात वो कह रहे हैं कि डर की वजह से तारीखें बदली हैं, जो बात अखिलेश यादव कह रहे हैं वही बात अभी यहाँ जवाब दे रहे हैं। एकता से परेशान हो गए हैं। नहीं वो है, उस एकता पर तो खुद अखिलेश जी सवाल उठा रहे हैं, उस एकता पर तो खुद समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में सवाल उठा रही है। मोहब्बत से डर लगता है। उस एकता पर तो महाराष्ट्र में खुद सवाल उठा दिए पार्टियों ने। क्या बात कर रहे हैं आप? कह रहे हैं इस एकता से डर रहे हैं, वहां पे सीटें नहीं दे रहे थे, उसको लेकर खुद उन्होंने बयान दे दिया। उन्होंने कहा नहीं देंगे तो हम अकेले चल लेंगे। वो एकजुटता पर बात थी कि नहीं थी? के शर्मा इनके यहाँ कौन से अलायंस बहुत सही चल रहे हैं? अब नहीं मैं उनके बारे में तो बोल ही नहीं रही हूँ भाई, मैं कहा कह रही हूँ उनके अच्छा चल रहा है। आपने सवाल उठाया तो मैंने पूछा। के शर्मा जी, के शर्मा जी जवाब दे दीजिए। के शर्मा जी वो कह रहे हैं आप अलायंस से डरे हुए इसीलिए बार बार ये बातें कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल छोटा ऐसा है, ये मुखी खा चुके हैं हरियाणा में। हाँ और ये सारे एक हो गए थे, सारे इंडी गठबंधन एक थे और इनको जो है करारी हार मिली और इनको जो है नींद इनकी हवा। फराज साहब लेकिन अब दूसरी बात में कहता, बहुत इन्होंने कहा कि साहब पहले तो एकजुटता थी, 2014 के पहले तो बड़ी एकजुटता थी सुचेता। ये जो सैकड़ों दंगे हुए, हजारों कत्लेआम इस देश में हुए, वो किसने करे? बहराइच का दंगे में क्या निकल के आया? हम तो नहीं थे सरकार। बहराइच की दंगे जो सिखों का नरसंहार हुआ, जो सिखों का नरसंहार हुआ, चुप रहो थोड़ा सा, शांत रहो। एक एक करके बोलिए, इसके बाद बोलिए। जो सिखों का इस देश में नरसंहार हुआ, ये किसने करा है? ये सिखों का नरसंहार किसने करा? अभी ये बड़ी आजादी की अजय जी का ऑडियो आ गया। मान भी लेता हूँ कि इन्होंने बड़े भी वो कराए। तो मुझे एक चीज बताइए, जो विभाजन हुआ देश का वो किसने करवाया? हाँ। जो करोड़ों यानी लाखों हिंदुओं को काट दिया गया विभाजन के समय, उसके जिम्मेदारी ये लेते हैं? वो किसने काटे? हजारों लाखों हिंदुओं को मारा गया विभाजन के समय, ये किसने कत्ल किया? तब इनकी एकता की भावना नहीं थी, तब इनकी सोच कहां है? तो इनको केवल लोगों को भड़काना है, आज भी जातियों पे बांट देना है और इनको उल्लू सीधा करना है। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे, मैं दो बात मात्र इनसे पूछता हूं कि आप बताइए आपकी सोच क्या थी जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ? उसके बाद ये अखिलेश यादव थे ना, क्या घोषणा किया कि मुजफ्फरनगर के दंगों में सिर्फ जो मुस्लिम हताहत हैं और जिनकी संपत्ति जान माल का नुकसान हुआ है, केवल उनको जो है मुआवजा मिलेगा और हिंदुओं को नहीं मिलेगा। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई इनकी। या आतंकियों को छोड़ते थे, मुस्लिम छोड़ने की, आतंकियों को छोड़ने की बात की, क्या करके किया कि सद्भावना पैदा करना, इसलिए जो है मुस्लिम उनको छोड़ दिया जाए। तो ये तुष्टिकरण किसकी है? और जहां पीडीए की बात करते हैं तो मैं एक उदाहरण मात्र सुचेता जी सामने रखता हूं, उससे पूरे आपके करोड़ों दर्शक समझ जाएंगे ये दलितों के कितने बड़े हितैषी हैं। क्या मायावती जी दलितों की छोटी मोटी नेता थी? बहुत बड़ी नेता थी। ये रेस्ट हाउस कांड क्या था? जो उनकी नेता को जान से मारने की स्थिति जिन्होंने पैदा कर दी, जो स्वयं मुलायम सिंह ने जिसके लिए माफी मांगी, एक दलित नेता को जान से मारने की, ये बात मैं नहीं कहता, मायावती जी का स्टेटमेंट है। ये दलितों पर ये इनकी सोच क्या थी? उसकी नेता को नहीं छोड़ रहे थे ये अपने शासनकाल में। अभी तो दलितों पर क्या छोड़ा होगा उत्तर प्रदेश में? कितने कांड हुए दलितों के अत्याचार के? ये पीडीए की बात कर रहे हैं, पीडीए की बात कर रहे हैं सर। और एक मिनट में आप जब बात कर रहे हैं, आप जब बात, हाँ मैं एक बात कहता हूं, हाँ, बोलिए। ये जो डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं ना, अखिलेश यादव अपने गिरेबान में झांकें, जो अपने पिता के नहीं हो सके, पिता को भरे मंच में जिन्होंने माइक छीन ली हो और अपने चाचा को मंच में न चढ़ने दिया हो, वो व्यक्ति की सोच क्या होगी? उसकी सोच में तो विभाजन ही है। देखिए मैं एक बात बताऊं, आज अखिलेश यादव की पार्टी ने एक गाना भी लॉन्च किया, उन्होंने ट्वीट भी किया। फराज साहब आप जानते ही होंगे, वो कह रहे हैं अब जो हक हमारा मारेंगे, जो जोड़ के हाथ ना मांगेंगे, हम बांध के मुट्ठी तानेंगे, क्या एकता की होती ताकत अब दुनिया वाले जानेंगे, हक लेकर ही हम मानेंगे। अब ये गाना, अब सोचिए वहां पे वो एकता की बात कर रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, तो यहाँ पर ये गाना लॉन्च कर रहे हैं, वो भी वो एकता की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं अब हम हाथ नहीं जोड़ेंगे, मुट्ठी बांधकर अब जवाब देंगे। तो ये वाली बात हो रही है दूसरी तरफ से। एक बार मैं जरा शांतनु जी बोलना चाह रहे हैं। शांतनु जी बोलिए। शांतनु जी वो भी वहां से एकता की बात कर रहे हैं, वो बड़ा क्लियर है कि पीडीए वाला उनका मॉडल हराएगा। हाँ बोलिए।
जी, ये किसकी एकता है? मैं इसकी कुछ स्टेटमेंट में सुन रहा था समाजवादी पार्टी के। महबूब अली जो अमरोहा से विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कहा मुसलमानों की इतनी जनसंख्या बढ़ जाएगी और उस जनसंख्या के सारे 2027 का चुनाव जीत लेंगे। तो ये एकता कहाँ पे दिख रही है? एसपी के एमएलए हैं राइस शेख जी, उन्होंने कहा महाराष्ट्र में 5% मुस्लिम रिजर्वेशन एनडीए को घोषित कर देना चाहिए। तो हमें दिख रहा है कौन सी एकता की बात कर रहे हैं। अबू आजमी ने, जो सपा के बड़े नेता है महाराष्ट्र के, अखिलेश यादव मंच पर खड़े थे, उन्होंने कहा जिस दिन अखिलेश भैया 8 एमएलए महाराष्ट्र में हो गए, माँ का दूध नहीं पिलाया किसी ने जो मुसलमान को छू भी सके। तो कौन सी एकता की बात हो रही है? हमें दिख रहा है अब ये कंपटीशन हो गया कि कौन बड़ी मुसलमान पार्टी है। हमने राम भक्तों को मारा था, समाजवादी कहती है हम सबसे बड़ी मुसलमान पार्टी है, कांग्रेस कहती है हमने तो राम को ही काल्पनिक कह दिया तो हम सबसे बड़ी मुसलमान पार्टी है। तो वहां पे लड़ाई हो गई है। आपको पता है अभी अखिलेश यादव जी का जन्मदिन था कुछ दिनों पहले, पूरे यूपी में पोस्टर क्या लगे, भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई। उन्होंने जानबूझ के पोस्टर लगवाए। कॉम्पिटिशन तो वहां ये शुरू हो गया कि कौन मुसलमान वोट खींचेगा। तो ये एकता जो जब समाजवादी पार्टी एकता कहती है तो आप अबू आजमी क्या कह रहे हैं सुनिए, महबूब अली क्या कह रहे हैं सुनिए, बताइए फराज साहब, वो कह रहे हैं एकता की बात आप करते रहते हैं, पीडीए बोलने के लिए सही है, लेकिन वैसे बात करते हैं मुसलमानों की क्योंकि वोट वहां से आ रहा है, वो बड़ा क्लियर है। तो आप उन पर तो आरोप लगाते हैं कि देखिए ये कम्युनल बातें कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं, लेकिन आप क्या करते हैं? आप भी मुसलमानों के वोटों के पीछे पड़े हैं, बयानों से क्लियर है। फराज साहब गलत साबित कर दीजिए शांतनु जी को। सुचारिता जी, अब आपको मुझे थोड़ा सा आपको मुझे समय देना पड़ेगा। और के शर्मा जी अब आपसे बोलेंगे कि आज सुचारिता जी आपने मुझे कहां फंसा दिया। इन्होंने के शर्मा जी ने बात की सिखों के नरसंहार की। नानाजी देशमुख जिनको आपने भारत रत्न से नवाजा था, के शर्मा जी, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था मोमेंट ऑफ सोल सर्चिंग, और वो हिंदी की मैगजीन प्रतिपक्ष में छपा था। उसमें क्या लिखा था उन्होंने कि सिख भाइयों का जो नरसंहार, ये सिख भाई मैं बोल रहा हूं, उन्होंने लिखा था सिखों का जो नरसंहार हुआ था वो किसी ग्रुप या समाज विरोधी तत्वों का काम नहीं बल्कि क्रोध व रोष की सच्ची भावना का प्रमाण था। यानी कि एक तरह से उन्होंने सिख भाइयों का जो कत्लेआम हुआ था उसको जस्टिफाई किया था। दूसरी बात सुचारिता जी, मुजफ्फरनगर दंगों की बात की इन्होंने। विक्रम सैनी भारतीय जनता पार्टी का एमएलए, ही वाज द ओनली कन्विक्टेड एमएलए इन दैट राइट्स, जिसको कि माननीय कोर्ट ने सजा दी मुजफ्फरनगर दंगों की, वो भारतीय जनता पार्टी का एमएलए था। क्या बात कर रहे हैं के शर्मा जी आप? और तीसरी बात, हमारे शांतनु भाई ने क्या भी बोला, दलितों की बात। अरे साहब, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री की अभी ये रिपोर्ट आई है, बिल्कुल नई सुचारिता जी। इसके हिसाब से आज की तारीख में जो दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं वो अगर कहीं हो रहे हैं तो कहां हो रहे हैं? आजादी के स्वर्णिम काल में इस उत्तर प्रदेश में। शांतनु भाई ने बात कही कि कुछ उत्तर प्रदेश में बड़ा अच्छा चल रहा है। यह किताब मैंने नहीं छापी है और ना ही छापी है ये समाजवादी पार्टी के दफ्तर ने। यह किताब छपी है होम मिनिस्ट्री से। इसके पेज नंबर 180 पर लिखा हुआ है कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट अगर इस देश में सबसे ज्यादा कहीं है तो 18 स्टेट्स का सर्वे हुआ, उसमें उत्तर प्रदेश 16वें नंबर पे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पेज नंबर 187, 36 में से 36वें नंबर पर। मोर्टेलिटी रेट पेज नंबर 188, 36 में से 36वें स्टेट पर। और सुनाओ आपको, स्टंटेड चिल्ड्रन, अंडरवेट चिल्ड्रन, मतलब कितने पैरामीटर्स लीजिएगा। और ये सारे पेज नंबर मैं आपको बता रहा हूं, चुनौती देता हूं कि इसमें से एक चीज गलत होगी तो मैं डिबेट में आना छोड़ दूंगा। भाई चुनौती एक्सेप्ट करेंगे आप के शर्मा जी? मैं एक बार अखिलेश यादव का भी आरोप सुना रही हूं, उन्होंने क्या हमला बोला है, एक बार सुन लीजिए जरा। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि उपचुनाव में योगी वोट नहीं पड़ने देंगे। वो कह रहे हैं इनका काम वोट ना पड़ने पाए तभी बनेगा। वो कह रहे हैं बूथ चिन्हित कर रहे हैं इनके लोग, वो पहचान कर रहे हैं बूथ्स की। इनका काम है कि काम को रोक दो और तोड़ दो, मतलब यही उनका नारा है कि काम को रोक दो तोड़ दो। बीजेपी कुछ भी कर ले उपचुनाव हारेगी, ये वोट नहीं पड़ने देंगे, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। अब मुझे इसका जवाब सीधे पहले चाहिए कि क्या ये जो कह रहे हैं, मैं एक बार अजय वर्मा जी के पास जाऊं, उनका ऑडियो ठीक नहीं था इसलिए अभी तक उनके पास जा नहीं पाई। अजय जी, मैं उम्मीद कर रही हूं कि अब आपका ऑडियो हम तक आएगा। बहुत सारे गंभीर आरोप है, योगी आदित्यनाथ का बयान है जी। के शर्मा जी, मैं आ रही हूं आपके पास, लेकिन उनके पास गई नहीं हूं। अजय जी जरा बता दीजिए जी। पता नहीं मेरा ऑडियो खराब था या कर दिया गया है, तो फिर गॉड नोज बेटर। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, भाई आप हमेशा यही सोच के साथ क्यों आते हैं? हम क्यों आपका ऑडियो खराब करेंगे? हम आपको बुलाया है तो सुनने के लिए बुलाया ना।
हाँ बोलिए बोलिए। मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए पाठ्यक्रम वही है, शाही बदली गई है। 2014 से जो पाठ्यक्रम भाजपा का था हाँ। रंग वही है, झारखंड में जाके साई बदल दिया, महाराष्ट्र में जाके साई बदल दिया। इनके पास कोई और एजेंडा नहीं है। ठीक मैंने है। अनुरोध किया है देश के लोगों से, झारखंड के लोगों से और सारे 30 स्टेट के लोगों से कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश में एक नया मंत्रालय बटेंगे कटेंगे बनाया जाए और उसका मिनिस्टर 4 जो प्रधानमंत्री को और 3 उसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट, एक हेमंत विश्व शर्मा, एक योगी आदित्यनाथ और एक गिरिराज किशोर, ये 3 उस नए मंत्रालय के एमओएस बनाएगा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। क्योंकि इनके पास रोजगार की कोई स्कीम नहीं, व्यापार की कोई स्कीम नहीं, महिलाओं की सुरक्षा की स्कीम नहीं, जोड़ने की कोई स्कीम नहीं, सुरक्षा की कोई स्कीम नहीं। वर्ल्ड हैप्पीनेस में हम फेलियर हो गए, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में हम फेलियर है। लेकिन झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, रोज बोलो, क्योंकि ये नॉन बायोलॉजिकल लोग हैं और इनके नॉन बायोलॉजिकल प्रवक्ता और शिष्य जो विभिन्न भेष भाषा में और विभिन्न रूप धरे हुए बैठे हैं, वो जोर से बोलते हैं और झूठ बोलते हैं। आंकड़ों की बाजीगरी पे बात नहीं करते कि आंकड़ों की झूठी बाजीगरी, केवल नैरेटिव सेट करते हैं। इस नैरेटिव से हिंदुस्तान की जनता। अच्छा अजय जी ये आपने जो आज सुझाव दिया है कि एक मिनिस्ट्री बना दो, बटेंगे तो कटेंगे मिनिस्ट्री, और इसमें जो 3 आपने नाम दे दिए कि ये उसके उस मंत्रालय में काम करे, ये बात बड़ा क्लियर है कि कांग्रेस यानी इन 3 नामों से बहुत खौफ खाती है। उसमें एक योगी आदित्यनाथ है, एक हेमंत विश्व शर्मा है और एक गिरिराज सिंह है। खौफ खाते हैं कि नहीं खाते हैं, पहले ये बता दीजिए। इन तीनों का नाम लेकर आपने कहा। अब ये हाँ संजीव जी बोला चाह रहे, संजीव जी। हाँ वर्मा जी बोलिए। वर्मा जी को मैं बताना चाहता हूँ सुचारिता, हाँ। लास्ट मुझे अच्छे से याद है, रिपब्लिक वाले जब बैठे हुए थे रिपब्लिक स्टूडियो में वर्मा जी, और हरियाणा का जब पहले घंटे में बहुत जबरदस्त जो है कांग्रेस ऊपर चली गई थी, उसके बाद आज दोबारा नजर आए। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि एनर्जी इतनी बटोरने के बाद दोबारा से आए हैं, पर अभी रिजल्ट आ जाएंगे हुजूर आला दोबारा से। दूसरी बात, मुझे लगता है कि आप गलत कर रहे हो। आप जो है बटोंगे और कटोंगे, बटेंगे और कटेंगे वाले प्लेटफॉर्म में उस पिच पर आके खेलने आ गए हो। और आप बिल्कुल ठीक कह रही सुचारिता, आप इतनी बुरी तरह डर चुके हैं इन 3 नामों से, और ऐसे दर्जन नाम और भी हैं जिनसे कि आपको बचना चाहिए, पर आप उनका नाम मिनिस्ट्री में ले रहे हैं। तो आपने अच्छा सजेशन भी दिया है करोड़ों लोगों को। इस मेरे को लगता है कि महाभारत के माध्यम से सुचारिता जी ने नोटिस भी किया है कि आपको ये 3 नाम और वहां के बहुत बड़ा जो है अपने आप में लग रहा है कि बहुत बड़ा खतरा है आपके ऊपर। तो वर्मा जी हरियाणा वाली हार को डाइजेस्ट करके दोबारा आए हो, बधाई है आपको। अच्छा वो जो हमला उन्होंने किया है, जो हमला अखिलेश यादव ने किया है, एक मिनट अजय जी, जो हमला किया है उस पर के शर्मा जी का जवाब ले लेती हूँ। हमला कर रहे हैं वो कह रहे हैं वोट ही नहीं पड़ने देंगे, बूथ्स को पहचान कर रहे हैं कि वहां वोट ना पड़े, यही एक तरीका है कि आप लोग जीतेंगे, वरना जीतने ही वाले हैं, जीत नहीं पाएंगे आप उपचुनाव। के शर्मा जी नहीं, वो सारे आरोप लगाएंगे अखिलेश यादव, क्योंकि हार साफ दिख रही है तो उनको झूठ बोल रहा है। आज तो मैं देख रहा था कि जो संजय राउत भी आरोप लगाने लगे थे, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने स्पेसिफिक 2 बात बोली तो मैं उसका जवाब जरूर देना चाहता हूँ। इन्होंने सिख नरसंहार की जब घटना हो इसकी बात करी, तो चेता जी मैं यदि गलत नहीं हो तो शायद आपने अपने न्यूज चैनल में चलाया है, न्यायालय में केस चल रहा है और किसको सजा याफ्ता किया जा रहा है, सज्जन सिंह वर्मा, जगदीश टाइटलर, ये किसके हैं? ये क्या राजीव गांधी ने ये नहीं कहा था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है? ये कौन थे? ये समाजवादी प्रवक्ता को याद नहीं होगा, इनका मेमोरी शॉर्ट है। दूसरा, अभी इन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर के दंगों में कौन पकड़ा गया? एक आदमी पकड़ा गया। कौन पकड़ा गया? वो भाजपा का था। अरे साहब, आजम खान साहब तो उस समय जिसकी हत्या हुई उसी को गुनाहगार बताए बैठे थे, और आपने ऐलान किया था या नहीं किया था? इस पर आप चुप्पी साध गए कि मुआवजा केवल मुसलमानों को मिलेगा, और सुप्रीम कोर्ट से फटकार खाए थे या नहीं खाए थे? क्या आतंकवादियों को छोड़ने के लिए आपको हाई कोर्ट से फटकार मिली थी या नहीं मिली थी? ये चीजें क्या, ये गौर हो गई? या आपकी करतूतें ने क्या? मुलायम सिंह ने 2017 के चुनाव में कहा कि यदि मुझे और भी राम भक्तों पर गोली चलानी होती, राम भक्तों पर तो मैं चलाता। इनको करेक्ट कर दूं ये किसका था? और मैं इतना पूछना चाहता हूं, कि क्या ये सच नहीं है कि मुलायम सिंह यादव से क्या माइक छीना था अखिलेश यादव ने भरे मंच में, भरी सभा में? क्या शिवपाल यादव के संदर्भ में क्या क्या बोला है? क्या ये सच नहीं है?
जोर से बोलो, ये बार बार किसके बोलो, से बिना झूठ बोल रहे सबूत हो आप? बोलो। वो फराज किससे फरमाइशी झूठ से बोल बात रहे कर हो रहे हैं, आप? अपने स्क्रीन पर लीजिए। मैं इसलिए आपको कहता हूं, भैया भैया बीच में रहिए, मैं कोई बात बगैर तथ्यों के नहीं बोलता और बिना तथ्यों के नहीं बोलूंगा। और आप कम से कम मत बोलिए, आप कहीं कुछ नहीं है, ना आप कांग्रेस में है ना बाहर है, कहीं कुछ नहीं है, शांत रखिए। आप कहीं कुछ नहीं है, केवल चिल्लाने के लिए आते हैं, आपको कुछ पता भी नहीं होता, तो शांत रहिए। मैं केवल इतना सा बात बता दूं कि इनकी आज अखिलेश यादव की हालत उत्तर प्रदेश में इस तरह खराब है कि उनको डर हो गया है, मंत्री श्रीमती कि उनको डर हो गया है, इसलिए वो तरह तरह के बहाने बनाने की कोशिश में थी। पहले अब तो ये हिंदी वाले ये जो बात अभी से कही गई आज ईवीएम पर आ अखिलेश जी ने गए। कहा, सुनिए। आज संजय राउत का बयान ईवीएम पर है। ये संजय राउत जी तो आपके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाते रहे हैं, आज से थोड़ी लगा रहे हैं, वो तो बहुत पहले से लगा रहे हैं। जब से आप लोगों ने किनारा किया, फिर वो आरोपों का सागर बहने लग गया है तब से, जब से आप लोगों ने अपने मुंह मोड़े हैं एक दूसरे से, तो तब से तो संजय राउत आपके खिलाफ हमलावर ही रहे हैं। के शर्मा जी कौन सा पहली बार लगा रहे हैं वो आरोप। लेकिन मैं एक चीज पूछूंगी जरा, शांतनु जी, ये जो आरोप लग रहे हैं कि यूपी उपचुनाव हारेंगे, यूपी उपचुनाव में लगातार बूथ सेटिंग्स हो रही हैं, अधिकारी बदले जा रहे हैं। अच्छा, वो अधिकारी वाले में भी एक बार यादव और मुसलमानों की बात हो चुकी है कि जो अधिकारी बदले हैं उसमें यादव है, मुसलमान है, ये भी बात है। फराज साहब आप याद करिए उसे, वो उन्होंने सारे वो बयान याद दिलवाए हैं। अब उसमें सीधी बात मैं शांतनु जी ये पूछ रही हूँ कि यूपी उपचुनाव में क्या इस वक्त स्टेक्स बहुत हाई हैं योगी आदित्यनाथ जी के लिए भी, अखिलेश यादव के लिए भी? अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि लखनऊ का 2024 चुनावों का सदमा ऐसा लगा है कि उसके बाद वो बीजेपी उबर नहीं पा रही। देखिए, मैंने जब तक देखा है भाजपा चुनाव, चाहे म्युनिसिपल हैदराबाद म्युनिसिपल का चुनाव हो, चाहे मुनवर का चुनाव हो, हरियाणा का हो, चाहे जनरल इलेक्शन हो, बहुत जोर शोर से लड़ती है। तो वो हर चुनाव में उसका स्टेक लगा होता है और उस पर कोई रेफरेंडम भी नहीं है, वो सारे चुनाव जोर से लड़ते हैं। हाँ, 10 चीज़ों का चुनाव है क्योंकि 24 में उत्तर प्रदेश में उनकी भाजपा की जो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, तो शायद वो अच्छा करना चाहेंगे। देखिए, ये जो 10 सीटों की संरचना समझनी चाहिए कैसी है। 10 सीटों में 3 सीटें भाजपा ने जीती, 1 निषाद पार्टी ने जीती, और जो 6 सीटें हैं उसमें से 5 समाजवादी ने जीती, 1 उनके गठबंधन के साथी आरएलडी जब उनके साथी उन्होंने जीती, यानी 4-6 का स्कोर था। अगर 4-6 की 4 से आ जाती है तो स्टेटस को मेंटेन रहता है, 5-5 आ जाती है तो भाजपा एडवांटेज, 6-4 आ जाती है तो सुपर एडवांटेज भाजपा। तो ये रहेगी, इस पे यहाँ से निर्णय होगा। कुछ सीटें तो बिल्कुल उसमें मुस्लिम बाहुल सीटें हैं, वो तो भाजपा को वोट नहीं मिलेगा। तो यहाँ से हमें देखना पड़ेगा कि 4-6 जो स्टेटस को था उसके ऊपर भाजपा जाती है क्या, और 6-4 अगर सपा के फेवर में था तो उसके ऊपर सपा जाती है। लेकिन इस तरह से मैं विक्ट्रियों को देखूंगा। स्टेक तो हाई है उत्तर प्रदेश, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री चुनता है, बड़ा स्टेट है, दुनिया की 5वीं बड़ी जनसंख्या। और आप ये सोचिए, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन उतनी ही चर्चा इन 9 सीटों के उपचुनाव की भी हो रही है। आप सोचिए, उपचुनाव की अहमियत समझिए कि उन 9 सीटों की चर्चा कई बार भारी पड़ जाती है इन स्टेट इलेक्शंस पर। तो ये हालत है यूपी की, आप हमारे दर्शक समझ सकते हैं। लेकिन मैं एक बहुत क्विकली इस बात पर आना चाहती हूँ कि जब उन्होंने ये बोला है योगी आदित्यनाथ ने कि ना घंटी बजेगी ना शंख बजेगा। फराज साहब, आप बहुत चीजों पर बोलते हैं, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी हिंदू हित पर नहीं बोलेगी? मेरा सीधा आपसे क्वेश्चन है। जब रैलियां निकलती हैं, जुलूस निकलते हैं, त्योहारों के उन पर पत्थरबाजी होती है, उस पर आप लोग बोलने से बचते क्यों हैं? आप क्यों नहीं बोलते हैं कि ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए? सुचारिता जी, देखिए, मैं ऑफिशियल प्रवक्ता हूं समाजवादी पार्टी का। मैं जो आपके यहां बोलूंगा वो पार्टी की लाइन होगी। हाँ, प्लीज बताएं। किसी भी जुलूस पर पत्थर चलाए जाएं वो गलत है, और किसी भी जुलूस जो अगर कोई जुलूस निकल रहा हो है, वो किसी मस्जिद के सामने से निकल रहा है, उस जुलूस से अगर माँ बहन की गालियां बक्की जाए नारों की शक्ल में, तो वो भी गलत। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बाराबंकी में इस चीज पर एक FIR भी हुई है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप डिप्लोमेटिक एक्ट करते हैं, आप बैलेंसिंग एक्ट करते हैं। पिछले इतने दिनों में इतने हिंदू त्योहारों के जुलूस निकले जिन पर पत्थरबाजी हुई, पर उसमें आपके कोई बयान नहीं आए हैं। ये भी एक फैक्ट है, ये भी एक फैक्ट है। चलिए, ये भी एक फैक्ट है, और मुझे लगता है कि इन बयानों पर भी और उन पर जिस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं उन पर भी चर्चा होगी, और वो चर्चा से भी बहुत हद तक वोटर प्रभावित होता है। ये बात सत्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए।